जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों, जो हम लोग साइंस का आंसर कर रहे हैं दोस्तों। आज के इस सेट में हम लोग सेट 5 करेंगे। सेट 5 दोस्तों एनएन करेंगे दोस्तों। इस सेट में दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का कंप्लीटली अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, वीडियो आपका कट जाता है, जिससे आप लोग ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही आपको देखना है, ठीक। चलिए शुरू करते वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है, आपको बता दे। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सटीक आंसर देना है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही जा रहा है? पहला ऑप्शन सही हो गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा आपको इसको सवाल को। तो आप लोग क्या लिखोगे, उत्तर आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले उत्तर 1 का खा, उत्तर 1 का खा। 1 के खा में हमसे क्या कहा गया है, तो फोकस दूरी यानी यह बराबर हमारे पास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और इसके बाद वक्रता त्रिज्या हमसे r बराबर ये पूछ रहा है। इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे हम लोग f बराबर r/2। f बराबर फार्मूला होता है r/2। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो f की जगह लिखेंगे 20 और बराबर r/2। 2 बटे में है गुणा पहुंच जाएगा 20 दूनी 40। तो r बराबर 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, पटाख से आंसर में देख लीजिए। ऑप्शन तीसरा सही हो गया है, ठीक। तीसरा, इसके बाद आपके पास ये कहा गया है प्रतिरोध का मात्रक है। आपको बता दी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही गया आपके पास, दूसरा ऑप्शन सही गया, ठीक। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर का कार्य क्या हो गया, ये तो आपको जानते ही हो कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है वैद्युत मोटर का। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही गया है दोस्तों, आपको बता दें ऑप्शन आपका चौथा सही गया है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने में। इसके बाद क्वेश्चन दूसरे का, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। आपको बता दें कि हम लोग कहा रहते पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल के कारण हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। लेकिन आपको बता दें कि अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति को वहां पर वायुमंडल ना होने के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। तो वायुमंडल यानी अंतरिक्ष पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, ठीक। आंसर हो गया। इसके बाद वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश से, इस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सवाल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्रांतिक कोण को लिखते हैं सी से। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा उत्तर 2 का खा। क्या लिखोगे आप लोग, उत्तर 2 का खा लिखोगे। 2 के खा में क्या कहा गया है, 2 के खा में कहा गया क्रांतिक कोण यानी सी बराबर हो गया 30 अंश। C बराबर हो गया 30 अंश। इसके बाद अपवर्तनांक यानी NW, क्योंकि जल का अपवर्तनांक W मतलब वाटर, तो ये हो गया NW बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपको बता दें कि N बराबर फार्मूला होता है 1/sin C। अपवर्तनांक बराबर 1/sin C। बस यहाँ पर हम लोग W लगा देंगे, तो NW बराबर 1/sin C का मान हो गया sin 30, और NW बराबर 1/2 यानी sin 30 का 1/2, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो NW बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। अपवर्तनांक क्या हो गया जल का, 2, ठीक। इसके बाद दूसरे का गा, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 4 मीटर फोकस दूरी वाले, तो वो लिखोगे उत्तर 2 का गा। क्या लिखोगे, उत्तर 2 का गा। अब इसमें लिखोगे सबसे पहले क्या दिया गया है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले, तो F बराबर माइनस का 4 मीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस से फोकस दूरी माइनस का होता है। और इसके बाद लेंस की क्षमता P बराबर हमसे ये पूछ रहा है। फार्मूला बता दे सबसे पहले आपको, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 मीटर बटे 100। अब यहाँ पर आपको P पूछ ही रहा है, 1 बटे ये हो जाएगा 4, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25, और P का मतलब डायोप्टर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। इसके बाद हम लोग करेंगे
तीसरे का स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण की प्रदर्शित कीजिए। जब वस्तु की स्थिति नंबर 1 दर्पण और वक्रता केंद्र पर हो, नंबर 2 दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। सबसे पहले हम लोग कौन सा दिया गया, हमारे पास क्या दिया गया है, किरण आरेख बनाना है और इसमें अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर 3 का क्या लिखेंगे, उत्तर 3 का हमें किरण आरेख बनाना है और अवतल दर्पण का बनाना है। कौन सा दर्पण बनाना है हमें, अवतल दर्पण। नंबर 1 कंडीशन क्या कहा है, कंडीशन कहा गया जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु कहां पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको बता दें। सबसे पहले अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पॉलीदार हो, यानी ये वाला हिस्सा पॉलीदार हो, उभरा हुआ पृष्ठ पॉलीदार हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया द्वारक यम और यन, और ये हो गया वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र मतलब दर्पण के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वस्तु यहीं पर है, तो ये हो गया वस्तु की लंबाई। एक किरण हम लोग निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फिर वो अपवर्तन के पश्चात इस फोकस से होकर जाती है, ये हो गया फोकस, ठीक। और एक किरण जाएगी आपके पास फोकस से, जो फोकस से होकर जाती है तो फिर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो फोकस से होकर जाती है वो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दोनों जहां पर मिलती है बनता प्रतिबिंब, तो ये बन गया प्रतिबिंब। वस्तु की लंबाई ए बी और प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश। अब हमसे प्रतिबिंब के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको लिख देते सी से। तो प्रतिबिंब की हम लिखेंगे प्रतिबिंब की नंबर 1 हमें ज्ञात करना है स्थिति, नंबर 2 ज्ञात करना है प्रतिबिंब का आकार, और नंबर 3 ज्ञात करना है यह प्रतिबिंब स्थिति आकार और प्रकृति। अब स्थिति प्रतिबिंब कहां पर है, तो देखिए प्रतिबिंब सी पर है, तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब सी पर है। आकार क्या है, तो ये जो आकार है वही आकार है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। इसके बाद प्रकृति वास्तविक है, आवासीय है, तो हम कहेंगे वास्तविक है, और उल्टा है कि सीधा है, तो हम लोग कहेंगे उल्टा है। देख सकते हो उल्टा ही तो है, नीचे है ना, ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब, तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक। इसके बाद कंडीशन दूसरा क्या लागू किया उन्होंने, कंडीशन दूसरा ये लागू किया है हमारे पास कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, अरे ध्रुव और फोकस के मध्य हो, वस्तु कहां पर हो, वस्तु ध्रुव व फोकस के मध्य हो, वस्तु कहां हो, ध्रुव तथा फोकस के मध्य। दर्पण कौन सा है हमारे पास, दर्पण जो है हमारे पास यही दर्पण है हमारे पास, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिश हो, तो उभरा हुआ पृष्ठ हमने कर दिया पॉलिश, और ये कर दिया हमने इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये द्वारक हो गया, ठीक। वक्रता केंद्र, अब ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस यहां पर हमने ले लिया फोकस, ठीक है। फोकस के मध्य है क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं, ध्रुव और फोकस के मध्य हो, ध्रुव और फोकस के मध्य, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास फोकस, तो उन्होंने कहा ध्रुव और फोकस के मध्य, ध्रुव और फोकस के मध्य हो, तो हमने प्रतिबिंब को रखा यहां पर। जब यहां पर प्रतिबिंब को रख दिया तो एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो फिर वो किससे होकर जाती है, वो आपको बता दे कि वो फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक, मुख्य फोकस से। और एक किरण जाता है किससे, एक किरण आपको निकाल देते हैं हम लोग किससे, एक किरण वक्रता केंद्र से। जो वक्रता केंद्र से आता है फिर वो वक्रता केंद्र पर वापस ही आ जाता है। फिर इस प्रकार से दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर क्या बनेगा, वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो हम लोग देख पा रहे हैं ऐसे प्रतिबिंब मिलना असंभव है, तो इसको हम लोग पीछे की ओर ले जाते हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर खींच के ले जाते हैं।
जब पीछे की ओर खींच के ले जाएंगे तो उसको मिला देंगे, तो जहां पर मिलेगा जो वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये हमारे पास वस्तु की लंबाई को हमने मान लिया ए और बी, तो ये हो गया हमारे पास ए डैश और बी डैश। ठीक, अब हम लोग याद करेंगे प्रतिबिंब की, क्या याद करेंगे, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, स्थिति, स्थिति याद करेंगे, इसके बाद आकार याद करेंगे, इसके बाद प्रकृति याद करेंगे। प्रतिबिंब स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर है, तो हम लोग देख पा रहे हैं दर्पण के पीछे है, तो हम लोग कहेंगे दर्पण से परे। इसके बाद आकार क्या है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब है तो वस्तु से बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या है, तो हम लोग कहेंगे आभासी, क्योंकि हम लोग आभास किया ना, हम लोग पीछे को खींच के ले गए, आभासी तथा क्या है, सीधा। सीधा क्यों है, वस्तु भी यहीं पर है, प्रतिबिंब यहीं पर है, ऊपर ऊपर ही है, इसलिए आभासी और क्या हो गया, सीधा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरे का अथवा लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। और एक वस्तु का उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ही फिगर बनाना है। दोस्तों आपको पहले काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब देखिए तीसरे का अथवा, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर, बोर्ड एग्जाम में हमें ऐसे लिखना भी है, उत्तर 3 का भी लिखोगे और अथवा करोगे तो अथवा। बोर्ड एग्जाम में कोई एक करना है, यहाँ पर दोनों करके दे रहे हैं हम लोग। ठीक, लेंस के प्रथम फोकस द्वितीय फोकस परिभाषा भी बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग चित्र देख लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगनी पर हो। तो लेंस कौन सा है हमारे पास, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में हो मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, क्योंकि बिना अभिलंब के प्रकाश मुड़ता ही नहीं है, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब ये हो गया हमारे पास प्रथम फोकस, ये हो गया प्रथम फोकस F1, और ये हो गया प्रथम फोकस के दोगुने दूरी पर आएंगे द्वितीय फोकस 2F1, और ये हो गया द्वितीय फोकस F2, और ये हो गया द्वितीय फोकस का दोगुना यहाँ पर 2F2। ठीक, अब हम लोगों का वस्तु कहां पर है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी है। फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी प्रकाशिक केंद्र ये है और ये हमारे पास दुगनी दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखी है। यहाँ पर जो वस्तु है उसको मान लिया लंबाई ए बी। एक किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, तो फिर वो किससे होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। परिभाषा बन गया, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फिर वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, उससे द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस की परिभाषा लिख सकते हो आप लोग ऐसे कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फिर वो जिससे होकर जाती है उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, द्वितीय फोकस की परिभाषा लिख लेना आप लोग। और एक किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है फिर वो प्रकाशिक सीधी ही निकल जाती है, प्रकाशिक किरण तो सीधी निकल जाती है। जहां पर मिलेंगे दोनों वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पर क्या था, 2F2 था ये, यानी 2F2 मतलब द्वितीय फोकस का दुगना। ठीक, अब हमारे पास एक कंपैरेटिव चित्र बन गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या क्या पूछा गया हमसे। यहाँ पर पूछा गया हमसे कि प्रकाशिक केंद्र से यानी प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा बनाना है। प्रतिबिंब निर्माण, तो प्रतिबिंब निर्माण हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की। अब नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 हम लोग कहेंगे आकार या आकृति, और नंबर 3 हम लोग कहेंगे प्रकृति। ठीक, ये बताना पड़ेगा हमें। तो स्थिति क्या है, स्थिति कहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे 2F2 पर है। ये कहाँ पर है, 2F2 पर है। आकार, तो ये 2F1 और ये 2F2 दोनों बराबर आकार के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे आकार जो है वो बराबर है। बराबर मतलब वस्तु के बराबर। अब प्रकृति क्या है, तो ये वास्तविक ही है, क्योंकि हम लोग इसको माना तो था नहीं। तो वास्तविक तथा, अब उल्टा है कि सीधा है, तो ऊपर और नीचे तो उल्टा हो गया, क्योंकि ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब, तो वास्तविक तथा उल्टा हो गया। ठीक, अब प्रथम फोकस की परिभाषा क्या होता है, ध्यान देना। यदि प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर, ध्यान देना, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो जिस किरण से उत्पत्ति होती है ना
उसे कहते हैं प्रथम फोकस। मतलब समझो, चित्र के साथ समझो। जैसे ये हमारे पास है, उत्तल लेंस के बारे में बता रहे हैं हम, उत्तल लेंस दिया गया इसमें, और जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास प्रथम फोकस है, तो इससे ध्यान देना, यदि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि प्रथम फोकस से होकर आ रही है ना प्रकाश किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो जिस किरण से वो उत्पत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक। और द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। और जिस बिंदु से प्रकाश किरण उत्पत्ति होती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आगे क्या गया है, आगे ये कहा गया है तीसरे का खा, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का महत्व। ये तो हमने इसके लिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के आपके में इसमें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हो। बहुत से बच्चों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन नहीं मिलता है, तो अगर इस बार आप आइकन पे जाओगे तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, और अगर इस वाले आइकन पे जाओगे तो आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में एक काम जरूर करना है दोस्तों, आपका रोल नंबर जरूर डाल देना है। ठीक, ये आपको करना है, आपका रोल नंबर जरूर डाल देना। इसके बाद तीसरे का खा का अथवा, अगर तीसरे खा नहीं करना है, बाद में हालांकि आपको करना है। ठीक है, इसका चित्र वगैरह समझा के मैंने वीडियो बना कर रखा आपके लिए, उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो तीसरे खा का अथवा तो लिखोगे उत्तर तीसरे खा का अथवा, आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का खा लिखोगे और अथवा लिखोगे। ठीक, तो तीसरे खा का अथवा में ये कहा गया है 1500 वाट, वाट का मतलब पी, तो 1500 वाट, वाट को डब्ल्यू से। ठीक है, इसके बाद 200 वोल्ट 250, तो वी बराबर हो गया 250 वोल्ट। ठीक, और में से जोड़ा तो नंबर एक प्रवाहित धारा, नंबर एक प्रवाहित धारा का मतलब हो गया आई बराबर पूछ रहा है, और नंबर दो तार का प्रतिरोध यानी आर बराबर हमसे ये पूछ रहा है। तो इसके दोस्तों फार्मूला आप लोग कौन सा यूज करोगे? सबसे पहले फार्मूला आपको ये यूज करना, P बराबर वी आई यूज करना है, जिससे कि आपको आई मिल जाएगा। तो P का मान आपको क्या लिखना है? 1500 लिखना है। P का मान आप लोग 1500 लिखोगे, V का मान आप लोग लिखोगे 250 लिखोगे, और I इंटू में लिखोगे, इसको बटे में पहुंचा दोगे। तो 1500 बटे 250, 10 से 10 कट गया, तो ये 25 से कटो, 25 छिक्का 150, तो आई बराबर हो गया 6 एम्पियर। ये हो गया धारा के लिए। ठीक, अब हमारे पास दूसरा कंडीशन फार्मूला क्या लगाओगे? अब आर है तो P बराबर वी स्क्वायर बटे आर लगाओ। P बराबर फार्मूला क्या लगेगा? वी स्क्वायर बटे आर। P का मान आप लोग क्या रखोगे? 1500 रखोगे। ठीक, और बराबर V का मान 250 दो बार रखोगे, 250 बटे आर हमसे पूछ रहा है। आर जाएगा 1500 की जगह पर, 1500 आएगा आर के जगह पर, तो हो जाएगा आर बराबर 250 इंटू 250 दो बार है ना, बटे 1500, 1 2 1 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको कैंसिल करो, 5 5 25 5 3 15, तो आर बराबर ये हो जाएगा 5 25 बचे 2 5 2 10 2 12 बटे 3, 3 से भाग लगाओ, तो आर बराबर 3 चौको 12, फिर 3 एकम 3, बचा कितना 2 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 6 18, तो ये हो जाएगा 41.6 ओम। ठीक, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद एक प्रत्यवर्ती धारा जनित्र सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। इसका हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में जाकर देख सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना कि दोस्तों इसके लिए अलग से वीडियो बनाए, ध्यान रखना, इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत चांसेस है। इसका 4 का अथवा देखो, निम्नांकित परिपथ में 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी जुड़ा है और ज्ञात कीजिए कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास चित्र हम लोगों के पास क्या दिया गया, देखो हम लोग लिखेंगे उत्तर 4 का अथवा, उत्तर 4 का अथवा, 4 के अथवा में हमसे पास क्या दिया गया है? एक चित्र दिया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारे पास चित्र दिया गया है। ठीक, ये हमारे पास हो गए प्रतिरोध, ये हमारे पास हो गए प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान है 4 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 2 ओम, और इसका मान है हमारे पास 1 ओम। ठीक,
और इसको हम लोगों ने एक किससे जोड़ दिया, पहले 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये हो गया 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। फिर यहाँ पर धारा का यानी प्रतिरोध लगा दिया, 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा दिया। और इस प्रकार जैसे बैटरी को ऑन किया तो यह बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, यहाँ पर धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। ये हमारे पास है ए सिरा और ये हो गया बी सिरा, ठीक। अब नंबर 1 हमसे क्या कहा गया है, नंबर 1 कहा गया है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। अब ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों के बीच प्रतिरोध, सबसे पहले तो ये और ये, इसको काम करो R1 R2 R3 के रूप में बना लो इसको। तो R1 बराबर हमारे पास हो गया 4 ओम, R1 बराबर 4 ओम, कौन सा 4 ओम, ये पहला वाला जो दिया गया है। और R2 बराबर हमने मान लिया हमारे पास 2 ओम, और R3 बराबर हमारे पास 1, इधर से लिख देते हैं, R3 बराबर हमारे पास हो गया 1 ओम, और R4 बराबर हमारे पास हो गया है 2 ओम, ठीक। इसको R1 R2 R3 में R4 में हमने बांट लिया है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे 2 ओम है, अगर बाई चांस आपके आइकन में नहीं आ रहा है, अब ध्यान देना फ्रेम में अगर नहीं आ रहा तो देख लेना, यहाँ पे 2 ही ओम है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे, ध्यान देना कि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, R1 का मान हमारे पास 4, R2 का मान है 2, तो 4 + 2 जुड़कर हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पे इसको R डैश मान लो। अब हमारे पास R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है इसलिए हमारे पास R क्या हो जाएगा, R बराबर वही R3 प्लस R4 हो जाएगा, अर्थात 1 + 2 जुड़कर हो जाएगा 3 ओम। इसको R डबल डैश मान लो। अब ये दोनों जुड़कर यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों जुड़कर यहाँ पर आ जाएगा, दोनों किस क्रम में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा, दोनों किस क्रम में हो जाएगा, दोनों हो जाएगा हमारे पास समांतर क्रम में। तो हम लोग कहेंगे R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर, अब 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश हो जाएगा। तो 1/R बराबर 1/R डैश का मान हमारे पास कितना है, 6 है, और R डबल डैश का मान कितना है, 3 है। दोनों का एलसीएम 6 है, 6 कम 6 3 दूनी 6, 3/6 अर्थात 1/2। तो R बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 ओम। ये पहला कंडीशन के लिए आ गया हमारे पास, किसके लिए, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। इसके बाद दूसरा कंडीशन, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा पूछा गया है, तो दूसरा कंडीशन में आई बराबर पूछ रहा है। अब परिपथ में धारा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ओम का नियम, क्या लगा देंगे हम लोग, ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम होता है V/I बराबर R, ठीक। इस कंडीशन में हमसे I पूछ रहा है, R हमें चाहिए। अब R में ये जो R है, टोटल R चाहिए हमें, तो R का मान क्या होगा जानते हो, R का मान होगा हमारे पास, अब इस टोटल का, इस पूरे परिपथ का मान हमारे पास है 2 और प्लस ये हमारे पास एक R और है, तो हो जाएगा 3, तो R बराबर हो जाएगा 5 ओम। यही हमारा R यहाँ पर लेना है। तो हमारे पास V का मान कितना है, V का मान है 10, ये V जो V है, V का मान हो गया 10, जो 10 दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 10 हो गया। तो 10/R आएगा, I की जगह I जाएगा, R की जगह, तो 5 बराबर I, तो 5 दूनी 10, तो I बराबर कहेंगे हम लोग 2 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब दोस्तों हमसे ये कह रहा है इसमें कि तीसरा पॉइंट, ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर लेना है हमें। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, तीसरा पॉइंट में हमसे ये कहा गया है, ए व बी के मध्य विभवांतर, यानी इन दोनों के मध्य ही क्या करना हमें, अलग नहीं, वी बराबर क्वेश्चन मार्क, इन दोनों के बीच। तो वही फिर से ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। क्यों,
क्योंकि ये बटे में है, गुणा में पहुंच जाएगा तो आई आर हो जाएगा। तो v का मान पूछ रहा है हमसे, तो v का मान हमारे पास v बराबर i का मान कितना है 2 है, क्योंकि हमसे इतने का मान ही पूछा है हमारे पास, तो i का मान तो 2 है। और r का मान कितना है, r का मान भी 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का मान पूछा गया है, तो इतने का टोटल प्रतिरोध हमारे पास 2 ही था। तो v बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, तब तक जय हिंद जय भारत।